नमस्कार। आज के वीडियो में आपका स्वागत है। भूगोल विषय के अंतर्गत आज हम इस वीडियो के माध्यम से दूसरा पार्ट पढ़ेंगे जिसका नाम है सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी। इस पार्ट के अंतर्गत इस वीडियो में हम चंद्रमा के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें हम चंद्रमा की गतियाँ, चंद्रमा की कलाएँ और चंद्रमा के बारे में और भी जानकारी हम प्राप्त करेंगे। तो चलिए हम प्रारंभ करते हैं चंद्रमा की गतियों से। चंद्रमा दो प्रकार की गति करता है। यहाँ पर देखिए चंद्रमा की गति। चंद्रमा दो प्रकार की गति करता है। पहली गति है अक्षीय गति या परिभ्रमण गति। दूसरी गति कक्षीय गति या परिक्रमण गति। ध्यान दीजिए आप थोड़ा सभी लोग। आप सभी लोगों ने लट्टू का खेल खेला होगा। जिस तरह से लट्टू नचाने पर लट्टू में लगे कील पर यानी अपने अक्ष पर चारों तरफ चक्कर लगाने लगता है, उसी तरह से चंद्रमा भी अपने चारों तरफ लगातार घूमता रहता है। अभी आपके दिमाग में एक प्रश्न आया होगा कि लट्टू में तो कील होता है लेकिन चंद्रमा में कील नहीं होता है। जिस प्रकार से आप लोग गोटी का खेल खेलते हैं और गोटी नचाते हैं, आप नचाते हैं, और क्रिकेट का खेल भी आप लोगों ने खेला होगा। कभी कभी बल्ले से मारने पर गेंद तेजी से नाचने लगती है, क्या उसमें कील होता है? नहीं ना। उसी तरह से चंद्रमा अपने काल्पनिक अक्ष पर अपने चारों ओर चक्कर लगाता रहता है। इस गति को चंद्रमा के हम अक्षीय गति या परिभ्रमण गति कहते हैं। दूसरी गति कक्षीय गति या परिक्रमण गति। कक्षीय गति मतलब जिस तरह से पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है और अपने अक्ष पर भी घूमती रहती है, ठीक उसी तरह से चंद्रमा अपने अक्ष पे घूमने के साथ ही साथ सूर्य के भी पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है। चंद्रमा की इस गति को चंद्रमा की कक्षीय गति या चंद्रमा की परिक्रमण गति कहते हैं। ध्यान दीजिए आप सभी यहाँ पर थोड़ा विचार करो। सूर्य और चंद्रमा की तरह क्या पृथ्वी में भी अपना खुद का प्रकाश होता है? तब ध्यान दीजिए, ये सूर्य, चंद्रमा और ये पृथ्वी, ये तीन आकाशीय पिंड का जिक्र यहाँ पर हुआ है। इसमें से सिर्फ सूर्य के पास अपना खुद का प्रकाश होता है, चंद्रमा के पास भी अपना खुद का प्रकाश नहीं होता है और पृथ्वी के पास भी अपना खुद का प्रकाश नहीं होता है। चंद्रमा और पृथ्वी और इसके साथ ही साथ सौर मंडल के सभी ग्रह और उपग्रह सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं। कहने का मतलब यह है कि सूर्य का प्रकाश चंद्रमा के जितने भाग पर पड़ता है उतना भाग पृथ्वी पर से हमें चंद्रमा का दिखाई देता है। उसी तरह से सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के जितने भाग पर पड़ता है उतने भाग पर दिन का समय होता है। अभी आप जान गए कि इन तीनों आकाशीय पिंडों में से सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी में से खुद का अपना प्रकाश सिर्फ सूर्य का है। सूर्य के प्रकाश से ही चंद्रमा और पृथ्वी दोनों प्रकाशित होते हैं। अब हम चलते हैं चंद्रमा की कलाएं की तरफ। चंद्रमा की कलाएं आकाश में देखते समय चंद्रमा का हमें कभी छोटा रूप कभी बड़ा रूप दिखता है। कहने का मतलब है कि एक समय ऐसा रहता है चंद्रमा में जैसे सूर्य अस्त होता है, पश्चिम की दिशा में एकदम पतला सा भाग चंद्रमा का दिखता है और कुछ ही टाइम के बाद वह फिर से हमें दिखाई देना बंद होता है। इसके ठीक दूसरे दिन चंद्रमा का थोड़ा सा और प्रकाशित भाग, मतलब चंद्रमा का थोड़ा सा और भाग हमें दिखाई देने लगता है, चंद्रमा का आकार थोड़ा सा बढ़ा हुआ दिखाई देता है। तीसरे दिन थोड़ा सा और बढ़ा हुआ दिखाई देता है। ऐसे करते करते 15वें दिन चंद्रमा हमें पूरा एक वृत्त के रूप में चमकता हुआ आकाश में दिखाई देता है। उसके बाद जिस दिन चंद्रमा का पूरा प्रकाशित भाग हमें आकाश में दिखाई दिया, उसके दूसरे दिन से फिर से चंद्रमा का प्रकाशित भाग धीरे धीरे छोटा होने लगता है। चंद्रमा के इसी प्रकाशित भाग के बड़ा होने और छोटा होने की क्रिया को चंद्रमा की कला कहते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिए आप सभी बोर्ड पर। चंद्रमा की कलाएं पृथ्वी से देखने पर चंद्रमा का कुछ दिनों तक बढ़ता हुआ आकार दिखाई देता है और कुछ दिनों तक घटता हुआ आकार दिखाई देता है। इसे ही चंद्रकला कहते हैं।
इससे संबंधित और कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, आप ध्यान दीजिए। अमावस्या के बाद से पूर्णिमा तक चंद्रमा का प्रकाशित भाग हमें बढ़ता हुआ दिखाई देता है। अमावस्या के बाद से, अमावस्या के दिन चंद्रमा हमें बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता है। अमावस्या के बाद चंद्रमा का बहुत ही पतला भाग हमें, जैसे सूर्य अस्त होता है उसके बाद हमें पश्चिम दिशा में दिखता है। अगला देखते हैं, पूर्णिमा के बाद से अमावस्या तक चंद्रमा का प्रकाशित भाग हमें घटता हुआ दिखाई देता है। पूर्णिमा यानी जिस दिन चंद्रमा का पूरा गोलाकार भाग हमें आकाश में चमकते हुए दिखाई देता है, उसके दूसरे दिन से चंद्रमा का आकार यानी चंद्रमा का जो प्रकाशित भाग है वह धीरे धीरे छोटा होने लगता है और अमावस्या के दिन आकर वह फिर से हमें बिल्कुल भी नहीं दिखाई देता है। फिर अमावस्या के बाद से फिर चंद्रमा का आकार बढ़ता रहता है, फिर पूर्णिमा के बाद से फिर चंद्रमा का आकार छोटा होने लगता है। यहाँ पे देखिए, चंद्रमा के बढ़ते हुए प्रकाशित भाग के समय को शुक्ल पक्ष और घटते हुए प्रकाशित भाग के समय को कृष्ण पक्ष कहते हैं। यह चंद्रमा अमावस्या के बाद से चंद्रमा का प्रकाशित भाग हमें बढ़ता हुआ दिखाई देता है। जब बढ़ता हुआ भाग दिखाई देता है, यह टाइम होता है 15 दिनों का। इस समय को हम शुक्ल पक्ष कहते हैं। और जब पूर्णिमा के बाद से जब चंद्रमा का आकार घटने लगता है यानी चंद्रमा का प्रकाशित भाग थोड़ा कम होने लगता है, इस अवधि को हम कृष्ण पक्ष कहते हैं। शुक्ल पक्ष की अवधि या कालावधि और कृष्ण पक्ष की कालावधि लगभग 15-15 दिनों की होती है। दोनों शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष दोनों मिलकर एक चंद्रमास बनाते हैं। आगे ध्यान दीजिए आप सभी लोग, शुक्ल पक्ष और यहाँ पर कृष्ण पक्ष मिलकर दोनों एक चंद्रमास बनाते हैं। हिंदी के महीने चंद्रमा की इसी कलाओं के आधार पर गिने जाते हैं या तय किए जाते हैं। ध्यान दीजिए सभी लोग, यहाँ पर जिस तरह से चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है, यहाँ पर उसके कक्षा हमने बनाया है और इसके माध्यम से थोड़ा मैं समझाने का आपको प्रयास करता हूँ। चंद्रमा जब पृथ्वी की चक्कर लगाता है तो वह सभी जगहों पर पृथ्वी से समान दूरी पर नहीं होता है। कभी कभी चंद्रमा पृथ्वी से बहुत अधिक दूरी पर चला जाता है और कभी कभी चंद्रमा पृथ्वी के बहुत ही करीब आ जाता है। ध्यान दीजिए, जब चंद्रमा पृथ्वी से अधिकाधिक दूरी पर होता है तो उस स्थिति को हम अपभू स्थिति कहते हैं। फिर से ध्यान दीजिए, चंद्रमा अपनी कक्षा में पृथ्वी का चक्कर लगाते हुए जब पृथ्वी से अधिकाधिक दूरी पर होता है तब उस स्थिति को हम अपभू स्थिति कहते हैं। अपभू स्थिति में चंद्रमा पृथ्वी से अधिकतम 4,07,000 किलोमीटर की दूरी पर होता है। कितना? 4,07,000 किलोमीटर की दूरी पर होता है। और कहने का मतलब है चंद्रमा और पृथ्वी की अधिकतम दूरी 4,07,000 किलोमीटर होती है। और जब चंद्रमा पृथ्वी से एकदम करीब होता है, जिस समय एकदम पास में होता है, उस स्थिति को चंद्रमा की अपभू स्थिति कहते हैं। इस स्थिति में चंद्रमा पृथ्वी के 3,56,000 किलोमीटर की दूरी पर होता है। ध्यान दीजिए, चंद्रमा यदि हम कहें यहाँ से पृथ्वी का चक्कर लगाना यदि प्रारंभ करता है, यहाँ से चक्कर लगाते लगाते ऐसे जब चंद्रमा यहाँ पर पहुँचता है तो इतने समय में चंद्रमा 29.5 दिन का समय लेता है। इसी को हम एक मास कहते हैं हिंदी में। देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ से यहाँ तक चंद्रमा को यहाँ फिर आने में 29.5 दिन लगते हैं। तो यहाँ से यहाँ आने में 29.5 दिन का आधा कितना होगा? लगभग 14.25 दिन लगेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक शुक्ल पक्ष, फिर यहाँ के बाद फिर चंद्रमा जब यहाँ से आगे बढ़ता है तो कृष्ण पक्ष प्रारंभ होता है। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों मिलाकर एक चंद्रमास बनता है। फिर से ध्यान दीजिए आप सभी, यहाँ से यहाँ तक कृष्ण पक्ष, फिर यहाँ से यहाँ तक शुक्ल पक्ष, दोनों को मिलाकर एक चंद्रमास बनता है। यह जो यहाँ से यहाँ तक जो 15 दिन का समय रहता है, यह तिथि के हिसाब से गिना जाता है।
आप लोगों ने सुना होगा, आपके घरों में जो महिलाएं हैं ऐसा कहते हैं कि आज द्वितीया है, आज तृतीया है। ये नहीं सुने होंगे तो आप नवमी या दशहरा का नाम तो जरूर सुने होंगे। तो ध्यान दीजिए उनकी तिथियाँ। यहाँ पर देखिए आप सभी, अमावस्या के बाद पूर्णिमा के दिनों को तिथि के रूप में गिनते हैं, या पूर्णिमा के बाद अमावस्या तक के दिनों को तिथि के रूप में गिनते हैं। देखिए, अमावस्या के बाद का जो दूसरा दिन होता है उसे प्रतिपदा, दूसरे दिन को तृतीया, उसी तरह से द्वितीया, उसी तरह से तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशहरा, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा होता है। पूर्णिमा होता है। और इसके बाद से पूर्णिमा के बाद क्या होता है, फिर से प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी करते करते फिर चतुर्दशी के बाद अमावस्या हो जाता है। यही क्रिया बार बार चलती रहती है। और एक बात और यहाँ पे जानना जरूरी है आपके लिए, चंद्रमा अपनी कक्षा में एक परिक्रमण गति 29.5 दिन में पूरा करता है। उसी तरह से चंद्रमा अपने अक्ष पर जो घूमता है, यह इसकी गति पृथ्वी की अपेक्षा बहुत ही मंद होती है। चंद्रमा अपने अक्ष पर 27.5 दिन में एक चक्कर पूरा करता है। चंद्रमा की अक्षीय गति और चंद्रमा की कक्षीय गति दोनों लगभग समान होती है। दोनों में 2 दिन का ही अंतर होता है। इसलिए पृथ्वी पर से देखते समय चंद्रमा का कुछ ही भाग हमें दिखाई देता है। कैसे? जैसे चंद्रमा अपनी कक्षा में आगे बढ़ा, पृथ्वी घूम रही है। जैसे जैसे चंद्रमा अपनी कक्षा में आगे बढ़ता है और पृथ्वी भी अपने अक्ष पर घूम रही है, और चंद्रमा की कक्षीय गति और चंद्रमा की अक्षीय गति दोनों सम में अंतर कम होने के कारण चंद्रमा का कुछ ही भाग हमें पृथ्वी पर से दिखाई देता है। ध्यान दीजिए, इस आकृति पर ध्यान दीजिए आप सभी लोग। यह आकृति ऐसी है, यह पृथ्वी है। पृथ्वी का चक्कर लगाता हुआ चंद्रमा के अलग अलग जगह की स्थिति को मैंने यहाँ पर बोर्ड पर बनाया है, और यह सूर्य है। यहाँ पर आप सभी ध्यान दीजिए, यह सूर्य दोनों को प्रकाश देता है। यहाँ पर चंद्रमा और पृथ्वी को, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगा रही है और एक चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है। फिर से ध्यान दीजिए, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगा रही है और ये चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाते लगाते अपनी कक्षा में जब ऐसे आगे बढ़ेगी, क्योंकि जब यहाँ पर आगे पृथ्वी, यहाँ से पृथ्वी यहाँ पर आ गई, क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है, तो चंद्रमा भी पृथ्वी का चक्कर लगाने के लिए चंद्रमा भी अपनी कक्षा में जो यहाँ पर है वो यहाँ से यहाँ आएगा। पृथ्वी का चक्कर लगाते लगाते ये चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है। तब क्या होगा, पृथ्वी और आगे बढ़ेगी, तो चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगा रहा था, चंद्रमा भी पृथ्वी के साथ और आगे बढ़ेगा। इस प्रकार से ऐसे करते करते चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाते लगाते चंद्रमा सूर्य का भी चक्कर लगा लेता है। चंद्रमा प्रत्यक्ष रूप से पृथ्वी का चक्कर लगाता है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से वह सूर्य का भी चक्कर लगा लेता है। इस स्थिति में चंद्रमा पर पड़ने वाले सूर्य के प्रकाश में कुछ अंतर आता है, या कुछ घटनाएं घटती हैं, कुछ आकाशीय घटनाएं घटती हैं जो अंतरिक्ष में होती है, जिसका हम अनुभव पृथ्वी पर से करते हैं। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, जब सूर्य यहाँ पर है और पृथ्वी यहाँ पर है और चंद्रमा यहाँ पर है, तब क्या होता है, सूर्य का प्रकाश निकलकर, या सूर्य से प्रकाश जो निकल रहा है वह चारों दिशाओं में फैल रहा है। तो पृथ्वी यहाँ पर और चंद्रमा यहाँ पर, यहाँ से सूर्य का प्रकाश निकल, बीच में चंद्रमा और चंद्रमा की परछाई कहाँ पड़ी, पृथ्वी पर पड़ी। तो इस स्थिति में हमें चंद्रमा दिखाई नहीं देता। अभी अभी हमने आपको बताया कि अमावस्या के दिन चंद्रमा हमें बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता है। क्यों नहीं दिखाई देता है कि पृथ्वी की तरफ जो भाग रहता है वहाँ पर चंद्रमा के उस भाग पर सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ता है, इसलिए हमें अमावस्या के दिन पृथ्वी पर से चंद्रमा दिखाई नहीं देता है। चंद्रमा जैसे ही अपनी कक्षा में आगे बढ़ेगा, अमावस्या के दूसरे दिन थोड़ा सा भाग चंद्रमा का हमें पृथ्वी पर से कुछ समय के लिए दिखता है।
उसके बाद से चंद्रमा फिर अपनी कक्षा में आगे बढ़ेगा, ऐसे ही बढ़ते जाता है। यहाँ पर आने में उसको 15 दिन लगते हैं, 14 दिन लगते हैं। और यहाँ पर चंद्रमा होगा कौन से दिन में, यहाँ से हम प्रतिपदा से चालू करें तो यहाँ पर होता है पूर्णिमा, और यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ पर स्थित होगी अष्टमी की स्थिति होगी। अष्टमी के दिन सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में 90 अंश का कोण बनता है। फिर से ध्यान दीजिए, अष्टमी के दिन सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में या सापेक्ष में 90 अंश का कोण बनता है। फिर अष्टमी के बाद से फिर चंद्रमा अपनी कक्षा में आगे बढ़ेगा। पूर्णिमा के दिन फिर तीनों एक सीधी रेखा में आते हैं, तीनों का सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा। फिर यहाँ पूर्णिमा के बाद से जैसे चंद्रमा दूसरे दिन फिर से प्रतिपदा हो जाएगी, फिर से यहाँ से पूर्णिमा के बाद से फिर कृष्ण पक्ष चालू हो जाता है। फिर यहाँ पर प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, यहाँ पर आते आते फिर से अष्टमी की तिथि आती है, हिंदी में अष्टमी की तिथि। फिर अष्टमी की तिथि में फिर से एक बार सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच 90 अंश का कोण बनता है। ये सारी चीजें आप ध्यान रखिए। आने वाले अगले अध्याय में इन सभी बातों का जिक्र है और इसको आप बहुत ही ध्यान से समझिए, तभी आप जो आगे का अध्याय है उसको आप समझ पाओगे। तो इस वीडियो के माध्यम से आज हमने चंद्रमा की गतियाँ, चंद्रमा की कलाएं और चंद्रमा की अपभ्रंश स्थिति, चंद्रमा की उपभ्रंश स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त की। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। नमस्कार।